हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में होने वाले दल और दलीय व्यवस्थाओं के बारे में, जो विश्व में आपके जितनी दल और दलीय व्यवस्था पाई जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत के बारे में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण, आगे दल क्या होता है और दलीय व्यवस्था क्या होती हैं, जो कि ये पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जितने भी जिनके पास भी पॉलिटिकल सब्जेक्ट हैं अदर कोर्स वालों के पास, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पढ़ते हैं कि दल क्या होते हैं और दलीय व्यवस्था क्या होती हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल क्या होता है। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुट या समूह होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। मतलब किसी राजनीतिक दल का निर्माण कैसे होता है? जब कुछ लोग अपना एक समूह बनाते हैं और उनकी विचारधारा आपस में मिलती है और उनका विश्वास आपस में मिलता है, तो ऐसे दल राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं। तो पढ़ते हैं भारत के राष्ट्रीय दलों के बारे में। आखिर भारत राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं और इनके कार्य क्या हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और वर्तमान में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल की प्राप्ति है। भारत में कौन से राष्ट्रीय दल हैं? पहला तो सबसे ऊपर चलने वाला भारतीय जनता पार्टी, जिसकी वर्तमान में भी सरकार है। और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो इसके विपक्ष में खड़ी है। तीसरा बहुजन समाज पार्टी और चौथा है वर्तमान में जो आ गया है आम आदमी पार्टी। इसके अलावा भी अन्य और राष्ट्रीय दल हैं भारत में। इनकी विशेषताएं क्या हैं राजनीतिक दल की? कि राजनीतिक दल बहुत सारे लोगों का स्थायी संगठन होता है। क्या होता है? ये बहुत सारे लोगों का एक स्थायी संगठन होता है। ये संगठन अपने सेवार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए समाज में व्यापक हित को बढ़ावा देता है। जो ये राजनीतिक दल या राष्ट्रीय दल क्या होते हैं? ये लोगों के सेवार्थी होते हैं, मतलब लोगों के लिए कार्य करते हैं और समाज के हितों को ध्यान में रखकर अपने कार्य को करते हैं। अपने सिद्धांत, नीतियों और कार्यक्रमों को संपादित यानी तैयार करने के लिए राजनीतिक दल राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। राजनीतिक शक्ति क्यों चाहिए होती है? क्योंकि जो ये कार्य करना चाहते हैं, जो ये नीतियाँ बनाना चाहते हैं, उन नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए इन्हें राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। सभी दल अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण तरीका अपनाते हैं और बहुमत से निर्णय को सादा स्वीकार करते हैं। सभी दल क्या है, आपस में ना लड़के ये बहुमत की प्रक्रिया को आजमाते हैं, मतलब अपनाते हैं, और उसी के द्वारा बहुमत में आते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं और अपनी क्रियाएं को और नीतियों को समाज के ऊपर लागू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि राजनीतिक दलों के तत्व क्या हैं। इसके तत्व कौन कौन से हैं जिसके द्वारा एक राजनीतिक दल बन सकता है या किसी दल का निर्माण किया जा सकता है? पहला सबसे इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है संगठन। सबसे पहले क्या होना चाहिए? किसी दल को निर्माण करने के लिए उसके लोगों का संगठित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये आवश्यक है कि उनमें संगठित होने की क्षमता होनी चाहिए। मूलभूत समस्याओं को संबंध में एक ही प्रकार के विचार रखने वाले व्यक्ति जब तक संगठित ना हो तब तक उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। मतलब एक दल को बनाने के लिए क्या आवश्यक है? उन लोग कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए जिनकी आपस में बनती हो, उन्हीं समाज एक जैसी हो, उन्हें आपस में आपसी समस्या को सुलझाना आता हो। तो ऐसे लोगों द्वारा एक दल को बनाया जा सकता है, ऐसे संगठन द्वारा। और दूसरा पॉइंट है सिद्धांतों की समानता। और दल के सदस्यों में किसी मुद्दे पर एक मत होना आवश्यक है, तभी वे संगठित होकर काम कर सकते हैं। मतलब हर कोई दल राजनीतिक दल बना हुआ है और वे आपस में उनकी नहीं बन रही है और उनके आपस में निर्णय नहीं मैच हो रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक दल बनने के लिए योग्य नहीं है। तो एक दल बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जो लोग आपस में संगठन बना रहे हैं, एक दल बना रहे हैं, उनकी आपस में बननी चाहिए और उनकी हर मुद्दे पर सहमति होनी चाहिए। तो तब जाके एक दल का निर्माण होता है, सिद्धांतों की समानता होती है। तीसरा संवैधानिक साधनों में विश्वास है। संविधान द्वारा जो साधन दिए जा रहे हैं दलों को, उसके द्वारा ही अपने कार्य करने चाहिए। मतलब सरकार द्वारा चुनाव के लिए जो साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनका इस्तेमाल करके मत प्राप्त करना, ना कि मतदाताओं को मत देने के लिए प्रभावित करना। मतलब क्या है, जो है आपने देखा हो कई दल ऐसे भी होते हैं जिनको मत नहीं मिलता, तो वो मत प्राप्त करने के लिए जो मतदाता होते हैं उनको अन्य तरीक़ों से मत प्राप्त करते हैं, जैसे पैसे देकर, शराब बांटकर या फिर अन्य प्रतिक्रियाएँ करके। तो ये गलत होता है। तो इसलिए ऐसा दल बनाया जो संविधान के कानून के हिसाब से चले। चौथा पॉइंट है शासन पर प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास।
राजनीतिक दल का प्रमुख तत्व होता है कि शासन पर प्रभुत्व स्थापित कर अपने विचारों और नीतियों को कार्य रूप में परिणत करना होता है। मतलब जो एक राजनीतिक दल होता है उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि वह अगर अपनी सत्ता में सरकार लेके आ जाता है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जो वह नीतियाँ बनाता है और जो वह कार्य समाज के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उनको करे और उनको क्रियान्वित करे। राष्ट्रीय हित, इसका 5वां पॉइंट है राष्ट्रीय हित, मतलब राष्ट्र के प्रति दलों के हित होने चाहिए। जैसे राजनीतिक दल के लिए यह आवश्यक है कि उनके द्वारा किसी जाति, वर्ग या धर्म या विशेष को ध्यान में ना रखकर बल्कि संपूर्ण राज्य को ध्यान में रखकर अपनी नीतियों या कार्यों को स्थापित व संचालन करना चाहिए। तो कोई दल अगर सत्ता में आ जाता है तो उसे किन लोगों किसी हर जाति को, हर वर्ग को, हर धर्म को, हर किसी को विशेष ध्यान में रखकर अपने कार्य को करना चाहिए, ना कि उनके द्वारा किसी को हानि पहुंचनी चाहिए या फिर उनकी नीतियों या कार्यों से किसी को मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कोई दल अगर कार्य करता है तो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर उसको अपने कार्य करने चाहिए। इसके प्रकार पढ़ लेते हैं। इसके 3 प्रकार हैं कि एक दलीय प्रणाली या व्यवस्था, 2 दलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली, जो कि हमारे भारत देश में है। तो पढ़ते हैं एक दलीय प्रणाली होती क्या है। तो एक दलीय प्रणाली ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें शासन का सूत्र एक ही राजनीतिक दल के हाथों में रहे, उसे एक ही दलीय प्रणाली कहा जा सकता है। मतलब कि एक ऐसा देश जिसकी शासन की जितनी व्यवस्था है वो केवल एक दल के हाथ में है, मतलब उस देश की बागडोर किसके हाथ में है, एक देश के हाथ में है और उसके द्वारा उस देश की बागडोर संभाली जा रही है और संचालित की जा रही है। इस प्रणाली के अंतर्गत केवल एक राजनीतिक दल को काम करने की अनुमति होती है, वही शासन के सारी बागडोर, नीतियाँ और कार्यक्रम को निर्धारित करती है। कहना मतलब है जब किसी देश की सारी शासन व्यवस्था एक दल के हाथ में होती है और सारे कार्य उसी के द्वारा किए जाते हैं और उसी द्वारा संचालित किए जाते हैं, नीतियाँ उसी द्वारा बनाई जाती हैं, तो उसे एक दलीय व्यवस्था का रूप दिया जाता है। इस प्रणाली में लिखित संविधान अपनाया जाता है। हालांकि संविधान की व्याख्या करना या उसे बदलना सत्तारूढ़ दल के हाथ में ही रहता है। एक दलीय व्यवस्था में क्या होता है कि किसी भी संविधान में कोई परिवर्तन करना हो या फिर उसे बदलना हो तो वो होता है इस दल के हाथ में। वो इसको कभी परिवर्तित कर सकता है, इसकी व्याख्या कर सकता है, इसको अपने हिसाब से बदल सकता है। इसमें सत्ता का उत्तराधिकारी कुछ नियमों के अनुसार निर्धारित होता है। गैर कानूनी ढंग से प्राप्त सत्ता को मान्यता नहीं है। इसमें भी क्या होता है, गैर कानूनी ढंग से कोई सत्ता प्राप्त करता है तो उसे मान्यता प्राप्त नहीं होती। इसमें कुछ नियम होते हैं जिसके अनुसार उस दल को राजनीति में लाया जाता है। शासन की सार्वजनिक आलोचना संभव नहीं होती और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। शासन में क्या होता है, कोई सार्वजनिक जो लोग होते हैं, जो आम जनता होती है, वो इस दल के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती। आवाज़ उठाती है तो उसके विरोध किया जाता है दल द्वारा। सोवियत संघ और चीन में एक दलीय व्यवस्था है। जो चीन है और जो सोवियत संघ है, इसमें क्या है, एक दलीय व्यवस्था है। कम्युनिस्ट पार्टी है जो इस पर शासन करती है और उसको क्रियान्वित करती है। चीन और सोवियत संघ जैसे देश। 2 दलीय प्रणाली व्यवस्था किसे कहते हैं, तो दो दलीय ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 राजनीतिक दलों की प्रधानता होती है। इसमें क्या होती है, 2 राजनीतिक दल की प्रधानता होती है। 2 दलों की प्रधानता का अर्थ है यह नहीं कि उस देश में अन्य राजनीतिक दल नहीं होंगे। 2 दलों का अर्थ ये नहीं है, 2 दलीय व्यवस्था का अर्थ ये नहीं है कि उसमें 2 दल ही होंगे। 2 दलों के अलावा अन्य दल भी हो सकते हैं, लेकिन 2 अन्य दल होने के बावजूद भी सत्ता 2 प्रभावित दलों के इर्द गिर्द घूमते रहेगी। 2 अन्य दल तो होंगे लेकिन उनकी चलेगी नहीं, चलेगी केवल 2 दल होगी। जैसे कि एक भारत का उदाहरण दूँ तो मैं, जैसे हमारी भाजपा पार्टी हो गई और कांग्रेस पार्टी हो गई, तो मेन रूप से इन 2 पार्टियों का संप्रभु रहा है। कुछ पिछले सालों की बात की जाए, लेकिन अब जाकर उसमें परिवर्तन आया, जैसे आम आदमी पार्टी आ गई है। तो इस तरीके से जैसे ब्रिटेन में 2 दल, लेबर पार्टी एवं कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में रहते हैं। जैसे ब्रिटेन में 2 ही दल सत्ता में रहते हैं, पहली तो लेबर पार्टी एवं दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी। और इसी तरह अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी। अनेक पार्टियां होने के बाद भी इन 2 पार्टियों के हाथ में ही सत्ता रहती है। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत 2 दलीय प्रणाली सर्वोत्तम सिद्ध होती है, क्योंकि जब एक दल सत्ता में होता है तो दूसरा व्यवस्थित दल विपक्ष के रूप में कार्य करता है। संसदीय प्रणाली जो हमारे देश में है
उसके अकॉर्डिंग दो दलीय व्यवस्था बहुत ही अच्छी होती है। यानी कि जब एक दल सत्ता में नहीं रहता तो दूसरा दल उसकी जगह कार्य करता है, विपक्ष का कार्य करता है, जिससे राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। अब पढ़ते हैं बहुदलीय व्यवस्था है क्या है। देखो ये बहुत आसान टॉपिक है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, सीधा सीधा आसान आसान लिखा है, जिसमें कोई मतलब इतने भारी वर्ड शब्दों का प्रयोग नहीं किया है मैंने जिससे आपको समझ में ना आए। सारे आसान आसान शब्द हैं, इसको आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो बहुदलीय व्यवस्था पढ़ते हैं आखिर है क्या। जिस देश में दो या दो से अधिक राजनीतिक दल होते हैं उसे बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। यानी कि ऐसा देश जिसमें दो या दो से अधिक दल हैं तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। चुनाव के दौरान जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो अनेक दल मिलकर गठबंधन की सरकार बनाते हैं। अब बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है, जब किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता यानी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता तो क्या होता है, कुछ दल मिलकर आपसी में गठबंधन बनाते हैं और उसी गठबंधन से अपनी राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करते हैं। जैसा आपने गठबंधन सरकार के बारे में पढ़ा हुआ 2004 में, और इससे पहले जो सरकार बनी थी वो भी गठबंधन से बनी थी। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे यूपीए एनडीए गठबंधन की सरकारें हैं। कुछ देशों में बहुदलीय प्रणाली दो दलीय या दो ही गठबंधन सरकार के रूप में कार्य करती है, जैसे भारत जैसे देश में। भारत, अर्जेंटीना, बेल्जियम, ब्राज़ील, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड आदि, इन सब में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। जब इसमें किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो वह क्या करती है, गठबंधन की सरकार बनाकर अपना कार्य करती है। तो ये आपकी दल और दलीय व्यवस्था थी और उनके प्रकार थे। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आपको ये पेपर अच्छे से लिख के आना है। तो धन्यवाद, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।